नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भूकंप से दहली धरती, चरम पर ग्रेटर घमासान, नहीं मिलेगा पानी, चाकूबाजी की पेशी, गिरफ्त में बाइक चोर, अतिक्रमण पर एक्शन, अवैध खनन पर कार्रवाई, टंकी पर नौटंकी, बदला मौसम, पहला सेमीफाइनल आज। और जयपुर से बड़ी खबर, बेशकीमती जमीन पर जेडीए की कार्रवाई। बेशकीमती जमीन पर जेडीए ने कब्जा लिया। पुलिस बल के साथ कब्जा लेने पहुंची जेडीए की टीम। जेडीए ने 12 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाया। करीब 20 साल से इस जमीन पर अतिक्रमण चल रहा था। तो 12 बीघा जमीन जिस पर अतिक्रमण था उसे जेडीए ने हटा दिया है। पुलिस बल के साथ पहुंची। ये तस्वीरें उस जमीन की जिस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। तमाम भवन बना लिए गए थे और अब यहां पर पीला पंजा चल रहा है। भारी पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। 20 साल से इस जमीन पर कब्जा था। जमीन थी जेडीए की। और इसी खबर पर रोशन शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। रोशन, आपसे जानना चाहेंगे ये 12 बीघा जमीन कहां पर है और किस तरीके के कब्जे इसके ऊपर किए गए। 20 साल से जमीन के ऊपर कब्जे थे। कौन कौन से भवन, कौन कौन से संस्थान यहां पर बना लिए गए थे? क्या केवल जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है या फिर उन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इस 12 बीघा जमीन पर कब्जा किया है? आसिफ, देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये जो विद्याधर नगर का इलाका है, करीब 11 बीघा 19 बिस्वा ये जो ज़मीन है, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज सुबह यहाँ पर अलसुबह कह सकते हैं भारी पुलिस जाब्ते के बीच यहाँ पर बेशकीमती ज़मीन के ऊपर कब्जा लिया है। करीब 15 से ज़्यादा स्थायी यहाँ पर निर्माण थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, इन्हें ध्वस्त करना है। यहाँ पर स्कूल का संचालन हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मकानों के अंदर रिहायशी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही थी। वहीं सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो फ्रंट की ओर जो बेशकीमती आप ज़मीन देख रहे हैं, इसके ऊपर मार्बल और जो तमाम व्यवसाय हो रहे थे, क्योंकि ये जो सबसे बेशकीमती ज़मीन है, वीकेआई से लगता है वह ये जो इलाका है, इस ज़मीन के ऊपर जेडी ने कब्जा यहाँ पर किया। जब यहाँ पर एक ड्रामा देखने को मिला, टंकी पर एक युवक ने यहाँ पर नौटंकी की। हालांकि उस युवक को जैसे ही मधुमक्खियों ने काटा तो वो बेहोशी की हालत में यहाँ पर हो गया, जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए उस युवक को एसएमएस यहाँ पर भेजा गया। अभी तो बताया यह जा रहा है कि एसएमएस के आईसीयू में उस युवक को भर्ती करवाया गया, उसका इलाज चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारी पुलिस यहाँ पर जाब्ता मौजूद है। जो प्रवर्तन शाखा की जो मुखिया है, मुख्य प्रवर्तक नियंत्रक रघुवीर सैनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बेशकीमती ज़मीन पर आज जेडीए ने कब्जा किया है, किस तरीके की पूरी कार्रवाई? देखिए, ये बड़ी बेशकीमती ज़मीन जो सेक्टर 9 विद्याधर नगर से लगती हुई है, 11 बीघा 19 बिस्वा सरकारी भूमि है। इस पे करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 से एसडीएम कोर्ट से लेके RAA कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड, सिंगल बेंच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और डबल बेंच माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की 2018 में जेडीए के पक्ष में फैसला दिया था। अतिक्रमी के ऊपर 1 लाख की कोर्स लगाई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP 2018 से लंबित थी। ये हमारे करीब 1.25 महीने पहले पूरा अवधान में आने के बाद पूरा इसका PT सर्वे करवा करके चिन्हित करके अतिक्रमियों को हमने नोटिस दे के उनका विधिक परीक्षण करवा करके, और हमने इनको बार बार मुनादी कर रहे थे खाली करने की, जिन्होंने काफ़ी को लोग खाली कर गए। उसको हमने 4 नवंबर को पोजीशन में लिया था, करीब 2 बीघा ज़मीन। जिन्होंने नहीं खाली किया उनका आज हमने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की और हटाया जा करके और इसको कब्जे में लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कार्रवाई के विरोध में एक युवक टंकी पर भी चढ़ा था, हालांकि पुलिस की तत्परता से उस युवक को उतार लिया गया है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था? निसंदेह देखिए कि ये हमारे पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से ये पर्याप्त संख्या में पुलिस ऑफिसर्स और हमारा जाब्ता और प्रवर्तन दस्ते के सभी अधिकारी और पूरे हमारा दस्ता है पूरा यहाँ पे मौजूद है।
जोन के लिए उपायुक्त वगैरह सभी यहाँ पे मौजूद हैं, इंजीनियरिंग विंग सब काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे अतिक्रमी थे, मुख्य अतिक्रमी थे, वो यहाँ पे ओवरहेड टैंक के ऊपर छट गए थे। सिविल डिफेंस की टीम ये हमारे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की लिए समझाई चल रही थी, सिविल डिफेंस की टीम भी हमने बुलवाई थी। इसी बीच में मधुमक्खियों के काटे जाने से वो नीचे उतर आए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर लगभग कब्जा ले लिया गया है। अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आसिफ हटाना बाकी है। आप ये देख रहे हैं, इन्हें लोगों से समझाइश कर जेडीए का जो यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर लोगों से जो इनका जो सामान है उसे खाली करवाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद रोशन अधिकारी बता रहे हैं, जेडीए के अधिकारी बता रहे हैं कि 2008 के अंदर कोर्ट ने जो है वो जेडीए को उसकी जमीन सौंप दी थी और जिन्होंने कब्जा किया था 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था। 2008 2022 चल रहा है, 2023 लगने वाला है। ये कहा जाए कि 12 साल से ज्यादा समय रोशन यहां पर बीत गया। क्या अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया? क्योंकि रोशन इस 12 साल के अंदर न जाने कितनी बसावट और कितने संस्थान यहां पर जो है बन चुके होंगे। ये कार्रवाई बहुत पहले की जानी चाहिए थी, बहुत देरी से नहीं की जा रही। आसिफ देखिए, जैसा कि जो बताया जा रहा है 2018 में ये जो एसएलपी जो बताई जा रही थी वो है, और जो कोर्ट ने इस पूरी जमीन के ऊपर जी आसिफ जी रोशन, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी देखिए आसिफ, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से जो जेडीए के अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। ऐसी जयपुर के अंदर कई बेशकीमती जमीन है जिसके ऊपर जेडीए पुख्ता तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। जो जेडीए की लंबी चौड़ी जो एडवोकेट्स की टीम है वो पैरवी नहीं करती। इस वजह से कई बार ये देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े मामलों के अंदर जेडीए वो पैरवी हार जाता है और उसके बाद में जो अवैध निर्माण करता होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। ऐसी कई जो कॉलोनियाँ भी पहले बस चुकी है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के अंदर इस पूरी बेशकीमती जमीन को लेकर जेडीए ने तत्परता दिखाई। 1 to 1 लगातार जो एनफोर्समेंट टीम इस पूरे प्रकरण को लेकर मॉनिटरिंग में जुटी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर जेडीए ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में आज जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहाँ पर कब्जा ले रहा है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि अभी तक भी जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। जेडीए भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जेडीए का दूसरी ओर ये पक्ष कहना है कि पूरी तरीके से सुनवाई की गई है। जेडीए नियमानुसार अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी और पॉकलैंड मशीन की मदद से जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। आसिफ रोशन, किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन यहां पर, क्योंकि 12 बीघा बहुत बड़ी जमीन होती है, जयपुर के बीघा के हिसाब से देखें तो काफी लोगों की बसावट यहां पर हो चुकी होगी। क्या कुछ लोग यहां पर विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर भी जो है वो लोग यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं। आसिफ देखिए, जेडीए की टीम कल भी यहाँ पर पहुंची थी, तभी भी लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर आज भी जो लोग हैं वो विरोध करने जुटे थे, लेकिन जेडीए का भारी जो यहाँ पर जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर देखने को मिला। लोगों से समझाइश की गई, लगातार लोगों से समझाइश की गई कि ये जो जमीन है, सरकारी जो भूमि है, इसे अतिक्रमण मुक्त करना होगा। और जेडीए ने समझाइश भी की। यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें भी यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ पर उन्हें जो पाबंद किया गया है। आप ये देख रहे हैं, उसी की समझाइश के बाद में जो तमाम जो निर्माण है इन्हें पूरी तरीके से खाली कर लिया गया है। यहाँ पर जब अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनका जो सामान पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कर आप ये देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहीं जो दूसरी ओर आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ये जो जमीन है इसके अंदर एक स्कूल यहाँ पर बनी हुई थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर मार्बल व्यवसायी थे। और वहीं आप दूसरी ओर यहाँ पर आप देखेंगे, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो जी रोशन, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान में फोन टैपिंग मामला, सीएम की ओएसडी के खिलाफ एफआईआर मामले में बड़ा अपडेट। दिल्ली हाईकोर्ट आज मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में ओएसडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अगले आदेश तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिकायत दर्ज करवाई थी। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली में केस दर्ज हुआ। विधायकों की खरीद फरोख्त की ऑडियो क्लिप जारी हुई थी। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने
ऑडियो क्लिप जारी की थी। वहीं लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। तो मामला राजस्थान से जुड़ा, इसकी सुनवाई आज, अंतिम सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में। मामला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से जुड़ा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में आज अंतिम सुनवाई करेगा। फोन टैपिंग से जुड़ा मामला है जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तथाकथित ऑडियो टेप को लेकर यह सारा विवाद हुआ था और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ऑडियो क्लिप जारी की थी। तो आज क्या कुछ रहेगा दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई में, ये देखना बेहद अहम होगा क्योंकि आज अंतिम सुनवाई है और कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज अंतिम सुनवाई है, क्या कहना है जो एक्सपर्ट्स लॉयर हैं वहां पर, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, क्या कुछ रह सकता है इस सुनवाई के अंदर? सुशील, मामले में आसिफ आज अंतिम सुनवाई हाईकोर्ट करने वाला है। हालांकि लोकेश शर्मा की तरफ से जो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा फोन टैपिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको फिलहाल उन्होंने चुनौती दी है और ये कहा है कि जो फिलहाल एफआईआर दर्ज किया गया है वो फिलहाल उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, लिहाजा इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर गलत है। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में लोकेश शर्मा को एक बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है और आज जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि जो फिलहाल समन को चुनौती फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनके द्वारा जो चुनौती दी गई है, क्या उसमें तथ्यात्मक कुछ बदलाव किया जा सकता है या फिर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जो फिलहाल लोकेश शर्मा के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि जो एफआईआर दर्ज किया गया वो एफआईआर फिलहाल क्षेत्राधिकार से बाहर है और ऐसे में किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज कराने का कोई औचित्य राजधानी दिल्ली में नहीं बनता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आज जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के बाद हो सकता है कि कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रखे और उसके बाद अपना फैसला कुछ दिनों में सुनाए। लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि लोकेश शर्मा जो फिलहाल इस पूरे क्षेत्राधिकार के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या उनको भविष्य में राहत मिलती है या फिर नहीं। सुशील, यानी कि ये अंतिम सुनवाई केवल इस बात को लेकर है कि जो एफआईआर है उसके क्षेत्राधिकार को लेकर, ऑडियो टेप को लेकर इसमें कोई चर्चा? जी देखिए, ऑडियो टेप का जो इस पूरे मामले में बात रखा गया वो इस मामले में उनको शामिल करके एक्यूज बनाया गया है कि ऑडियो टेप के प्रकरण को लेकर इस प्रकार के मामले में इनको एक्यूज किया गया है कि लोकेश शर्मा ने निजता का हनन किया है और ऐसे में उनके ऊपर मामला बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये समझने की है कि क्या दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार है कि अगर राजस्थान में अगर इस मामले को लेकर अगर कोई क्राइम हुआ है या कहीं और क्राइम हुआ है तो क्या उससे संबंधित मामला दूसरे राज्य में दर्ज किया जा सकता है या नहीं। ये एक कानूनी सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाएगा आने वाले दिनों में। सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से यह खबर है। स्कूल गेट पर तालेबंदी की गई है। स्कूल में छात्रों ने ताला लगा दिया। स्कूल पर ताला लगाया, लापरवाही का आरोप। स्कूल के छात्र को चोट आई थी। घायल छात्र ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। स्कूल प्रशासन की बेरुखी पर छात्रों में फूटा गुस्सा। स्कूल पर तालेबंदी कर नाराजगी जता रहे हैं। और विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, कैसे इस छात्र को चोट आई थी, क्या कुछ कहना है स्कूल प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, इसी के तहत जो है वो श्री डूंगरगढ़ में जो है सॉफ्टबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी और इस सॉफ्टबॉल में एक जो छात्र है उसके सिर पर बॉल लग जाने की वजह से वो जख्मी हो गया था और उसे डूंगरगढ़ से फिर बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया था कल ही। और छात्रों का ये आरोप है कि जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने जो है वो टीम को पूरी जो किट देनी चाहिए वो नहीं दी है, जिसकी वजह से जो है छात्र घायल हुआ है और उनकी यही मांग है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें पूरे सामान जो है वो मुहैया करवाया जाए। हालांकि जो
स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो छात्रों का आरोप है वो सीधा सीधा यही है कि अगर इसे छात्र के हेलमेट होता तो इस छात्र के नहीं लगती और उसे उपचार के लिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर में नहीं लाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो प्रतियोगिताएं की जा रही है उनमें व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, और इसी के चलते जो है आज नाराज छात्रों ने जो है वो स्कूल के आगे जो तालाबंदी की है और बाहर बैठकर वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये डूंगरगढ़ का एक सरकारी स्कूल है, बताया जा रहा है इसमें एक छात्र को चोट आ गई थी, उसे लेकर यहां पर सभी छात्रों ने गांव वालों के साथ मिलकर तालेबंदी कर दी है और नाराजगी जताई जा रही है। वो छात्र जिसे चोट आई थी वो इस समय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बीकानेर के डूंगरगढ़ से ये तस्वीर है जहां पर छात्र अपनी ही स्कूल के गेट पर ताला जड़कर बाहर बैठे हैं। और चरम पर ग्रेटर घमासान। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का चुनाव कल सुबह 10 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया में यह मुकाबला है। संगठनों और प्रत्याशियों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। बाड़ेबंदी में पार्षदों की मस्ती जारी है। दोनों संगठनों के बड़े नेता इन पार्षदों को बाड़ेबंदी के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सारा खेल गणित का, संख्या बल का, और संख्या बल का दावा बीजेपी कर रही है कि उनके पास इस समय 80 से 90 पार्षद मौजूद हैं और बाड़ेबंदी को बीजेपी ने चोमू के अंदर बहुत ज्यादा टाइट कर रखा है। ये तस्वीरें बाड़ेबंदी के अंदर की, जहां पर पार्षद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, और बीजेपी के अंदर जो बाड़ेबंदी हुई है उसमें तमाम पार्षदों के जानकारी के मुताबिक फोन भी रखवा लिए गए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार दांवपेच चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जहां दोनों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। पार्षद बाड़ेबंदी में कई तरह की 5 स्टार सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और विधायकों से चुनाव से पहले एकजुटता का पाठ सीख रहे हैं। आपको बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संख्या बल नहीं होने के बावजूद प्रत्याशी उतारकर क्रॉस वोटिंग का माहौल तेज कर दिया है। वहीं इधर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी खेमे में पार्षदों का इजाफा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि उनकी बाड़ेबंदी में अब पार्षदों की संख्या 90 के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ पार्षद सीधा मतदान करने आएंगे। मेयर के लिए कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और बीजेपी से रश्मि सैनी चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां आशंकित हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि 2019 की शुरुआत में जयपुर नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हर किसी को हैरान कर दिया था, जहां संख्या नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के विष्णु लाटा चुनाव जीत गए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ महेश धादीच और बाबूलाल धायल दोनों साथी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बाबूलाल की तरफ। बाबूलाल, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि उनके पास 80 से ज्यादा पार्षद मौजूद हैं, बाड़ेबंदी में है, सख्त नजर रखी जा रही है, फोन उनके रखवा लिए गए। लेकिन अगर उनके संख्या बल के दांव पर यकीन किया जाए तो यह चुनाव तो एक तरफा हुआ, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बाड़ेबंदी को लेकर सख्ती नहीं बरत रही है। 50 के करीब पार्षद वहां पर हैं, लेकिन उनका दावा है कि जब मतदान होगा तो सारे के सारे पार्षद पहुंच जाएंगे और वो चुनाव जीतेंगे। तो ये सारा का सारा खेल जो है बाबूलाल, वो संख्या बल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी अभी तक तो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और उसको यही लग रहा है कि उनका कोई भी पार्षद क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा। और जो बीजेपी के बड़े नेता है वो निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि किसी पार्षद का कहीं कोई संपर्क तो नहीं हुआ है। फ़ोन पहले से रखवा लिए गए थे और मॉक पोल कराए गए हैं जिसमें अधिकांश पार्षदों ने सही मतदान किया है।
जिन पार्षदों पर थोड़ा डाउट है पार्टी को, तो उन पर निगाह कड़ी रखी जा रही है और उनका वोट कहीं मतदान के समय निरस्त ना हो जाए, इसलिए उनसे बार बार जो है मॉक पोल कराए जा रहे हैं। अगर फिर भी वो यानी कि ठीक से वोट नहीं देंगे तो फिर माना यही जाएगा कि इनकी मिलीभगत थी और इन्होंने किसी न किसी रूप में कांग्रेस के जो नेता है उनसे संपर्क साधा होगा। तो सब इस वक्त जो है बीजेपी के बड़े नेता इस चुनाव पर निगाहें बनाए हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया को जिम्मेदारी दी हुई है, जो पूरी तरह से 2-3 दफा जो है पार्षदों से मुलाकात कर चुके हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि पिछली मर्तबा विष्णु लाटा प्रकरण हुआ था, उसमें बीजेपी की नाक कट गई थी एक तरह से। तो बीजेपी दूध की जली है, इस चुनाव में वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और माना यही जा रहा है। जिस तरह की बीजेपी की तैयारियां और नेताओं का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, उससे यही लग रहा है कि कोई उलटफेर नहीं हुआ तो बीजेपी की रश्मि सैनी मेयर चुन ली जाएगी। फिलहाल तो यही दिख रहा है। बीजेपी के नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तमाम जो कोशिश थी वो नाकाम उन्होंने कर दी है। किसी भी पार्षद से उनका कोई संपर्क अभी तक उन्होंने होने नहीं दिया है। लिहाजा बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि कल जब वोट पड़ेंगे तो जो बहुमत से ज्यादा वोट जो है उनके खाते में आएंगे और रश्मि सैनी जो हर हाल में जयपुर की ग्रेटर की मेयर चुन ली जाएगी। बिल्कुल। महेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, अगर बीजेपी के दावों पर यकीन किया जाए तो फिर ये माना जा सकता है महेश कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। देखिए, एक तरफा जैसा तो बहुमत भी है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में जिस तरह से जो मतदान रहा था 2 साल पहले, उसमें भी 93 जो है पार्षद वो उनके खेमे में थे और 88 जो है वो संख्या बल उनके पास था। अब निर्दलीयों को मिलाकर के 93 हो जाता है। तो 3 पार्षदों के जाने के बाद में जो उनकी बर्खास्तगी हुई है, उसके बाद में उनके पास में 85 का जो आंकड़ा है वो उनके पास में है। और आज दावे यही किए जा रहे हैं कि 85 जो है वो उनके खेमे में मौजूद है। साथ ही में निर्दलीयों की एक बड़ी संख्या जो है वो उनकी मजबूती है। तो यानी कि जो दमखम वे दिखा रहे हैं उसके पीछे उनका संख्या बल तो है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्षद जो जीत करके आए हैं वो भाजपा के हैं। रही बात कांग्रेस की, तो तोड़फोड़ करने की जो गणित कांग्रेस बिठा रही थी, उसमें सीधे तौर पर देखने में यहाँ पर जो है कोई खास कामयाबी जैसा अभी कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई बाड़ेबंदी उलांघ करके, कोई फांद करके अगर बीजेपी के खेमे से कांग्रेस की तरफ जाता या कोई निर्दलीय भी वहां पर एक्स्ट्रा आ जाता तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते। अब अंदरूनी गोपनीय मतदान में किस तरह की चीजें सामने आएगी ये तो कल कोई कह नहीं सकता। 24 घंटे का वक्त शेष है। बिल्कुल, मतदान इसी वक्त में शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 2 बजे बाद परिणाम भी आ जाएंगे कि जयपुर ग्रेटर की महापौर कौन होगी। लेकिन कांग्रेस अभी तक भी जो है उम्मीद नहीं छोड़ रही है। उन्हें उम्मीद है कि 53 का भी आंकड़ा उनके पास में है, लेकिन धीरे धीरे पार्षदों का और भी आंकड़ा जो है उनके पास में बढ़ सकता है। कुछ और निर्दलीय उनके पास में आ सकते हैं, तो कुछ भाजपा के जो पार्षद हैं वे भी उनसे संपर्क में हैं। हालांकि वे किसी के नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही ये दावा कर रहे हैं कि अभी हमारे जो बाड़ाबंदी का कैंप है उसमें वे ज्वाइन करेंगे, लेकिन वे कह रहे हैं कि अंदरूनी रूप में हमारी बात उनसे हुई है और जब क्रॉस वोटिंग होगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। 2019 की बात करते विष्णु लाटा महापौर बने थे और उस समय भी कई पार्षद ने क्रॉस वोटिंग किया था। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं सांगानेर, विद्याधर नगर, इस तरह के क्षेत्र हैं जहां के पार्षदों ने ज्यादा वो संख्या निभाई थी जो क्रॉस वोटिंग कर गए थे। तो ऐसे में अब विधायक भी जो है इस बात से बहुत वाकिफ हैं कि एक एक पार्षद की अगर मान मनोबल करनी पड़ रही है आखिरी वक्त तक तो वो कर लेना चाह रहे हैं। तो विधायक जहां पार्षदों को रिझा रहे हैं तो प्रत्याशी भी जो है वो पार्षदों की मान मनोबल बाड़ेबंदी में कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल रश्मि सैनी पार्षदों के लिए जो है वो चाय बना रही है और उन्हें वहां पर चाय पिला रही, तो यानी कि आखिरी समय तक बाड़ेबंदी में भी पार्षदों से जो अपने मधुर संबंध है, रिश्ते अच्छे करने की बात है तो वो की जा रही है। तो वही हेमा सिंघानिया कल हम देख रहे थे बाड़ेबंदी में जो है क्रिकेट मैच खेल रही थी कि मैत्री मैच में वे भी खुद पार्षदों के साथ में मुकाबला खेल रही थी। तो यानी कि किसी भी तरह से कोई जो नाराजगी है वो इस समय प्रत्याशी भी पार्षदों की नहीं चाहता है। एन मौका जो जिसे कहा जा रहा कल वोटिंग का रहेगा उससे पहले चाहते हैं कि दोनों तरफ से आश्वस्त हो जाएं और किसी तरह का क्रॉस वोट का जो भय है वो दोनों के बीच में यहाँ पर नहीं रहे। तो इसी को लेकर के जो कश्मकश है वो यहाँ पर जारी है। जहां तक बीजेपी है वो अब काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मेयर प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया था और एक असंतोष जो सामने आया था उसके बाद में उसे बैलेंस करने में कहीं न कहीं बीजेपी जरूर उस वक्त डगमगा रही थी। लेकिन अब जो 2 दर्जन पार्षदों से दूर चल रही थी वो अब उनके कैंप में पहुंचना
लगभग जारी है और अब तो 80 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे में वे काफी आश्वस्त जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दावे अभी तक लगातार जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से 2 साल काफी अस्थिर वक्त रहा है महापौर के लिहाज से अगर देखा जाए जयपुर नगर निगम ग्रेटर में, तो ऐसे में कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद इस वजह से उनके पास में आएंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। यानी कि अभी जो दावे हैं उनमें कहीं न कहीं जो है अब आशंका है वो यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस के खेमे से देखी जा सकती है कि कहीं जो बात ये कही जा रही थी, जो दावे ये किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में पार्षद अब आ जाएंगे, ऐसा अभी यहाँ पर साफ तौर पर खुले तौर पर प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर भीतर रूप से चल रहा है तो ये अभी जो है वोट में किस तरह से कन्वर्ट होगा, महेश, ये कल मैं फिर से लौटूंगा आपके और पास में। बाबूलाल हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, ये जो मेयर ग्रेटर नगर निगम का चुनाव है और साथ ही साथ मैं बात करूं अगर सरदार शहर के अंदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की, ये दोनों चुनाव ही जो हैं वो दोनों पार्टियों के लिए साख का विषय है। और वो इसलिए है कि अगर इन दोनों ही चुनाव के अंदर कोई एक पार्टी जीतती है तो साफ तौर पर यह मैसेज जाता है 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। इसलिए ये दोनों ही चुनाव, चाहे वो मेयर का हो या सरदार शहर का चुनाव हो, दोनों पार्टियों के लिए इस समय नाक का विषय बना हुआ है। बाबूलाल, जी बिल्कुल बना हुआ है। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में जो प्रत्याशी उतारा गया है वो बहुत ही सोच समझ कर उतारा है पार्टी ने, क्योंकि रश्मि सैनी को टिकट देने के पीछे पार्टी की सोच यही है कि माली मतदाता हैं जयपुर शहर में और बहुत सारी सीटों को ये प्रभावित करते हैं। तो माली मतदाताओं को साधने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दाव खेला और अब ये दाव कामयाब होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। कल क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐन वक्त पर कौन पार्षद कहाँ चला जाए, किसका गणित बिगड़ जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है बीजेपी यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनका कॉन्फिडेंट है वो ये बता रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ होगा नहीं, जिस तरह की सावधानियां उन्होंने बरती है। सरदार शहर का जो चुनाव है वो तो देखिए एक तरह से सेमीफाइनल है और वो जो पार्टी जीतेगी, माना ही जा रहा है कि इस यानी कि विधानसभा के कार्यकाल में ये आखिरी उपचुनाव है विधानसभा का। तो ऐसी सूरत में जो पार्टी जीतेगी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा चरम पर होगा और वो जनता के बीच में और आत्मविश्वास के साथ काम करती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये जो सीट है वो कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा है और अगर वो जीत भी जाती है तो भी वो लोग यही कहेंगे कि देखिए उपचुनाव हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। अरुण सिंह ने कुछ दिन पहले जब जयपुर में आए थे तो उनसे कहा गया था कि इस चुनाव को आप कैसे जीतेंगे और कितनी कोशिश करेंगे, तो वही कह रहे थे कि हमारे लिए प्राथमिकता अगले साल होने वाला विधानसभा का चुनाव है, न कि उपचुनाव। तो बीजेपी भीतर ही भीतर डरी हुई है, उसको लगता है कि उपचुनाव का जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ज़्यादातर सीटें बीजेपी ने खोई हैं। तो ऐसी सूरत में उनको यही लग रहा है कि अगर सरदार शहर में उपचुनाव में पार्टी जीतती भी नहीं है, बिल्कुल तो बाबूलाल, इन दोनों चुनाव पर नजर रखना इसलिए भी अहम हो जाता है कि इन दोनों चुनाव के जो नतीजे हैं वो दोनों पार्टियों के कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करेंगे या कहीं ना कहीं जो है वो डाउन करेंगे। इसलिए दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर सरदार शहर का चुनाव। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी से जुड़ा मामला। सौम्या गुर्जर की याचिका पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। सौम्या गुर्जर ने सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी को चुनौती दी है। 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने को भी चुनौती दी गई। तो आज एक बार फिर से सुनवाई। 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया, इसे भी कोर्ट में वो दिया गया है। तो क्या कुछ इस सुनवाई में रहता है, चूंकि कल नए मेयर के चुनाव हैं। अब ऐसे में और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, आज सुनवाई है, कोर्ट इसके ऊपर हालांकि फैसला देगा, कब देगा इसमें समय लग सकता है, चूंकि कल चुनाव हैं। कल ग्रेटर नगर निगम के चुनाव के नतीजे भी संभवतः आ जाएंगे। अब ऐसे में अगर कोर्ट सौम्या गुर्जर के पक्ष में या विपक्ष में फैसला देता तो क्या असर नजर आएगा इन चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए ऐसे जिस तरीके से अभी नगर निगम ग्रेटर के जो उपचुनाव हैं उनकी वो पूरी तरीके से चरम पर हैं। कल मतदान होना है
भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों ने जो अपने पार्षद है उनकी बाड़ेबंदी कर रखी है। यानी अभी इस वक्त का सबसे हॉट इशू बना हुआ है। और आज जो हाई कोर्ट में सौम्या गुर्जर की जो याचिका है वो उनकी बर्खास्तगी जो सरकार द्वारा की गई है उसको चुनौती दी है कि सरकार, सौम्या गुर्जर का आरोप है कि सरकार ने जो बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं वो नियम विरुद्ध हैं। इसके अलावा जो 6 साल के लिए सौम्या गुर्जर को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है सरकार ने, उसको भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो चूंकि ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जब सौम्या गुर्जर को सरकार ने पहले हटाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हटाने के बाद बर्खास्तगी को चुनौती दी गई है, तो निश्चित तौर पर यह फैसला अहम है। अगर सौम्या गुर्जर के पक्ष में फैसला आता है तो सरकार को बड़ा झटका लगेगा, चुनावी प्रक्रिया को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो एक दिलचस्प मोड़ फिर इस पूरे जो मेयर प्रकरण में फिर आ सकता है। वहीं अगर सौम्या गुर्जर की याचिका खारिज होती है तो चुनाव, जो उपचुनाव चल रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होंगे और सौम्या गुर्जर को झटका लग सकता है। अब देखते हैं कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो किस तरीके से आता है। जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।